अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये वेव कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको पार्टिकल नेचर का मानना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, when a number of the wave travels through a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point at a given instant is equal to the vector sum of the displacement wave at that point। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लिया, हाँ ठीक है, दिखेगा। तो चलो ठीक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वेव। ठीक है, ये फिगर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट जो है सेकंड वेव है, ये जो है सेकंड वेव है। तो फर्स्ट वेव कैसे है, ये देखो वेव तुम्हें दिख गया नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक। वेव का पहला पॉइंट देखो, मतलब इस डायग्राम को और इस डायग्राम को। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वेव का पहला सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वेव नीचे की तरफ आया हुआ है, ये जैसे ऊपर से शुरू हुआ ऐसे और नीचे की तरफ गया। ठीक है, और दोनों का क्रेस्ट और ट्रॉ, मतलब अगर सेम सेम पैटर्न में हो, तो यहाँ पे दूसरा है क्रेस्ट और ट्रॉ सेम पैटर्न में है, तो इसका जो ट्रॉ है वो ये, और इसका भी ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट इसका, अगर हम इसको y1 वेक्टर बोल दे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम y2 वेक्टर बोल दे, तो ये भी नीचे, ये भी नीचे, तो ये बहुत ज्यादा नीचे, ये देखो ये बहुत ज्यादा नीचे हो गया। मीन्स y वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। ये बात इचुक समझ आया या नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। चुक, आशीष, कौशल। हाँ सर। इसी प्रकार हम सेकंड ग्राफ को समझते हैं दोनों वेव के। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, क्रेस्ट देखो इसका इतना है, मान लो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये y1 है। ठीक है, ये y1, ठीक है, ये जो है तुम्हारा, ये भी मतलब सेम है, ये y1 बोलो, y1 y2 इक्वल बोल सकते हो या नाम दे दी। ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। ठीक है, दोनों को जब, तो ये कुछ ज्यादा ही ऊपर गया। मीन्स यहाँ पे जो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेक्टर। ठीक है, अब थर्ड केस में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वेव का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो ये वेव इस प्रकार से है, कलर चेंज करके देखो, ऐसा है, ये देखो, और दूसरे वाला को देखो, ये ऊपर की तरफ है। मत एक टाइम पे ये देखे तो इसी ये नीचे की तरफ आया हुआ है, इस की तरफ दिया हुआ है। तो मान लो ऊपर वाला वायर पूरा मिला के खत्म, रिजल्टेंट वेव एकदम स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको दोनों को y1 ही मान लेते हैं। ये अगर मान लो कि y1 है और ये भी y1 है, दोनों इक्वल है, y1 एंड y2 इक्वल, y1 y2 इक्वल टू y1। ठीक है, ये भी y1 ही है, तो दोनों का रिजल्टेंट, तो समझाने में थोड़ा सा आसानी होगी। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव कुछ इस प्रकार का आएगा। ये जो हमने बताया बोर्ड पे वो पूरे अच्छे से समझ में आया या नहीं है, जल्दी बताओ। यही लिखा हुआ है कि y वेक्टर इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डॉट 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 yn, n वेव के लिए दिखाया हुआ है। सपोज करो कि मान लो कि कोई वेव है, ठीक है, जो पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रहा है, पॉइंट पी पे इंसिडेंट हो रहा है, वेव 1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर y1 है, ठीक है, और एक दूसरा वेव है, ये भी पॉइंट पी पे जा रहा है, वेव 2 है, इसका भी डिस्प्लेसमेंट इसका y2 है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेव जो हो जाएगा का डिस्प्लेसमेंट y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। अगर n वेव हो तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। सबको समझ में आ गया, जिसको आ गया हाँ बोल दो, जिसका आवाज नहीं आ रहा मैसेज कर दो। एचू, ग्रेस, आशीष, कौशल, ठीक है सर जी। हाँ सर। ठीक है, यस सर, आशीष को आगे समझ में, आशीष का लगता है नेटवर्क इशू है इसलिए बोल नहीं पा रहे। ठीक है, एचू, कौशल, हाँ सर। आगे नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
आज स्लाइड लगता है जूम हो गया, दिख कम हो जा रहा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये तो डिफिनेशन नहीं आता, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको कराया गया। ये तो एक्सपेरिमेंट तुमने शायद पता है किया होगा या नहीं, हमने तो 12 में नहीं, हम तो इसको इंजीनियरिंग में जाके किए। ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग किए हो क्या? ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स का, इंटरफेरेंस को सर समझने के लिए। एक्टिविटी था पर एक्टिविटी लिखने को दिया था पर कराया नहीं। कराया नहीं ना? हाँ, वही होता है, यही है अपना भारत का मतलब एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे अरे भाई मैं सोच रहा हूँ मैं अनकंफर्टेबल क्यों, मेरे पॉकेट में तो मोबाइल है ट्यूशन वाला, मैं सोच रहा हूँ यार अजीब सा। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पहली बार फर्स्ट नहीं सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग में थे तब हमने किया था, ठीक है। डार्क रूम एक्सपेरिमेंट है ये, पूरे अंधेरे में। तो इसमें क्या किया गया, मैं काफी अच्छे से तुम्हें समझा दूंगा, बिना एक्सपेरिमेंट के ही तुम्हारे दिमाग में अच्छा इमेज बना दूंगा, ठीक है। इसमें बोला गया कि when two light the same frequency, constant phase difference, traveling in the same direction, सॉरी सब ये क्या लिखा है, सॉरी इस गलत गलत मैंने बोल दिया मैं, ठीक है। डायरेक्शन सुपरपोज इच अदर, एक दूसरे को सुपरपोज करता है, ठीक। द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ द सुपरपोजिशन गेट redistributed, becoming maximum at some point and minimum at the other. This phenomena is called the इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये तो ब्ला 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 याद करके रखेगा, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा तो तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। रट्टा मारे थे ना इस डिफिनेशन को, इचूक मारे थे ना? हाँ सर। देखिए अभी रट्टा मारना खत्म। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे इससे पहले जो मतलब होता था उसको लाइट को पार्टिकल नेचर का माना गया था, वे बोल दिया तो फिर कोई बात नहीं मान रहे थे। जैसे अभी पॉलिटिक्स चलता है वैसे उस टाइम पे भी पॉलिटिक्स चलता था ना, ऐसे बोलने से थोड़ी होगा। तो तरह तरह के उसको प्रूफ देने होते थे। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद सभी लोग इसको नहीं मतलब वरना फिर थ्योरी दे देने के बाद भी उसको नहीं माना जाता। जैसे कि तुमने एक मूवी अभी देखा था रॉकेटरी या पता नहीं कौन सा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पर उसको मतलब सही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा कि व्हेन द टू लाइट वेव, मतलब दो लाइट वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, कंडीशन था, ठीक है। हैविंग हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, मतलब फेज डिफरेंस लगभग जीरो हो, या नहीं तो एक कांस्टेंट फिक्स फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस मींस एंगल अगर हम कह सकते हैं उसको। एंड ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता हो। दो लाइट वेव है जिनका फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका फेज डिफरेंस या तो जीरो है या तो कांस्टेंट है, ठीक है। और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो, यहाँ तक तो याद हो गया। तो बोला कि एक दूसरे को सुपरपोज कर देगा, कैसे करेगा ये बता रहे हैं, ठीक है। द इंटेंसिटी इन दिस रीजन ऑफ द सुपरपोजिशन गेट द रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और इंटेंसिटी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कहीं पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा इंटेंसिटी, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा, और उसके इसी फिनोमिना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम में दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक सोर्स है, ये देखो रेड कलर का हमने इंडिकेट किया। अब एक क्या किया, एक स्लिट ले लिया। ये कितना कितना डिस्टेंस पे लेंगे, मॉडल भी तुम बना सकते हो, मैं पूरा डिस्टेंस भी यहाँ पे लिख के रखा हूँ अगले स्लाइड में। तो एक स्लिट ले लिया, अब इस पे एक छोटा सा होल कर दिया रेक्टेंगुलर। अब बोलोगे कि सर इतना कितना बड़ा होल, एकदम एक ब्लेड से बस काट दिया, ठीक है। और सोर्स जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया, सोडियम लैंप लिया गया है यहाँ पे। जो एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसमें सोडियम लाइट लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा स्लिट देखो, ये वाला है सेकंड स्लिट, ठीक है। ये सेकंड स्लिट और ये था फर्स्ट स्लिट। सेकंड स्लिट जो लिया तो इसमें क्या किया, दो लाइन मतलब दो कट लगाया है वैसे ब्लेड से, ठीक है। तो S1 और S2 1 mm का गैप होता है। ये जो मतलब इसका जो विड्थ है ना, ये कट का 1 mm का होता है, मतलब इतना पतला समझ लो। जैसे पिन होल कैमरा तुम बनाते थे बचपन में, एक पिन होल करते थे, ऐसे 1 mm का, ठीक है। और इन दोनों जो S1 S2 के बीच में मतलब ये जो स्लिट है सेकंड स्लिट, इसमें जो दो मतलब कट लगाया, ये समझ रहे हो ना, ये कट और ये कट, इनके बीच का डिस्टेंस D, मतलब ये भी फिक्स है, ये भी बताऊंगा कि कितना होता है, ये रखा। इसके बाद देखो ये तीसरा वाला स्क्रीन जो रखा वो D डिस्टेंस पे रखा, कैपिटल D। अब इसका भी वैल्यू बताएंगे, ठीक है। मतलब ये मैं एक सेटअप बता रहा हूँ, तो इस प्रकार से स्क्रीन रखा। तो उसने पाया कि जो स्क्रीन है अपना उस पर फ्रिंजेस मिलने स्टार्ट हो गए। अब इसको मूर्खों की तरह अगर मैं समझाऊं तो मैं कहूँ कि मान लो कि तुम्हारे रूम में करते हो तो लाइट थोड़ा कम पड़ जाता है तो दूसरा बल्ब जला देते हो, तो तुम सोचते हो कि ब्राइटनेस बढ़ गया। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसी को उसने पॉसिबल किया। एक ऐसा सिचुएशन कि दो बल्ब एक ही साथ पे, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो, दोनों का मतलब सब कुछ सेम हो,
दोनों सेम पावर के है। अगर तुमने जलाया और कुछ ऐसा मतलब हो जाए कि तुम्हें जैसे ज्यादा रोशनी ना दिख के कहीं पे ज्यादा दिखे, कहीं पे कम दिखे, कहीं पे ज्यादा दिखे, कहीं पे कम दिखे, कहीं पे ज्यादा दिखे, कहीं पे कम दिखे, एक प्रॉपर पैटर्न बन जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का सिचुएशन बना। मतलब डार्क रूम है, अंधेरा है, एक स्क्रीन है, ठीक है, एक सीट लगा हुआ है जिनमें 2 होल छोड़े हुए, एक सीट लगा हुआ जिनमें 1 होल छोड़े हुए। यहाँ पे फिर सोर्स लाइट जलाया, ये लाइट इधर से इंटर किया, ठीक है। फिर ये दोनों होल से पास किया, यहाँ से और यहाँ से। अब बोलोगे कि सर यहाँ से कैसे पता? तो लाइट तो डार्क रूम है, जैसे सपोज करो कि तुम एक टॉर्च जलाते हो, तो टॉर्च जलाते हो तो कहीं पे जाके उसका इमेज बनता है, तो क्या अगल बगल के रीजन में लाइट नहीं जाता है? जाता है कि नहीं जाता है? इमेज तो एक ही जगह पे बनता है ना, जब टॉर्च जलाते हो तो फोकस तो एक ही जगह पे होता है, एक सर्कल के जैसा। बाकी साइड में भी तो थोड़ा थोड़ा लाइट मतलब जाता है ना, वो दिखता है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इच्छुक? तो ये हाँ लाइट तो सर। गया था इधर से, लाइट का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे तो बंद है रास्ता। लेकिन ये लाइट थोड़ा थोड़ा मतलब डेविएट होके, मतलब मेन लाइट तो इधर ही जाएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा जैसे क्या बोलेंगे यार उसको, मतलब बचा हुआ है लाइट, बाकी जो भी इसका टर्म नहीं याद आ रहा है अभी मुंह में, ठीक है। तो ये इधर से जाएगा, एकदम हल्का हल्का लाइट जाएगा, तो ये लाइट जब जाएगा इधर से भी इधर से भी, तो सोर्स तो एक ही है, तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना लेगा। पैटर्न मतलब ये नहीं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो तुम सोचोगे कि एक मतलब टेप लेके यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखेगा, ये व्हाइट कलर का दिखेगा, मतलब ये ब्लैक, ये व्हाइट, ये ब्लैक, तो ऐसा टाइप का नहीं दिखेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब लाइट दिखेगा उजाले से सफेद। बचपन में जब हम पढ़ रहे थे, एक बच्चा बोलता था कि सर सफेद से काला की तरफ जा रहा है, मतलब खूब हंसे थे वहां पे प्रोफेसर, सफेद काला शुद्ध हिंदी प्रयोग कर दिया था। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो पूरा स्क्रीन है ये व्हाइट दिखेगा। मान लो कि यहाँ पे ये वाला लाइन देखो, मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी होगा और पास आएगा कम। मैं ये बड़ा सा बना लेता हूँ इसको स्ट्रिप, इधर पे भी ज्यादा और पास आया और कम, और पास आया और कम, और कम और कम और कम और कम और कम, बीच में एकदम डार्क दिखेगा। मतलब ये कह रहा हूँ कि इस वाले एरो के पास डार्क दिखेगा, इधर की तरफ जा रहा है बढ़ता हुआ, इधर की तरफ जा रहा है बढ़ता हुआ, और यहाँ पे पूरा मतलब सफेद। इसी प्रकार से एक नहीं, ये बहुत सारे फ्रिंजेस बन जाएंगे। ये तुम्हें मतलब प्रतीत होगा कि ऐसा कोई पट्टी के जैसा बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट तुम मतलब अब उतना तो लाइट नहीं होगा, बस तुम्हें एक लाइनिंग की तरह दिखेगा। मतलब तुम उसको ब्लैक स्ट्रिप नहीं कह सकते। मतलब बीच में एक लाइन ब्लैक है और उसके बगल में जितना इधर की तरफ जाएंगे लेफ्ट और राइट, तो ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा और उसके बाद पूरा तुम्हें ब्राइट मिलेगा। फिर से क्या मिलेगा? सेम, फिर ब्राइटनेस घटता हुआ, बीच में डार्क एकदम, फिर ब्राइटनेस बढ़ता हुआ। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? या कैमरा ऑन करके बताऊं? हाँ सर, आगे। एचू, एचू आशीष कौशल, समझ में आया या नहीं? आ गया सर। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो कि जैसे मान लो कि ये स्क्रीन है, तो ये पूरा व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये पार्टिकुलर स्टैंड, ये मेरा पूरा वॉल पीछे का स्क्रीन है, लाइट दिख रहा है पूरा सफेद, लेकिन कुछ जगह पे मतलब लाइनिंग लाइनिंग जैसा दिखेगा, ऐसा लाइन के जैसा, लाइन के जैसा, लाइन के जैसा, ब्लैक ब्लैक कलर का। ये लाइन ब्लैक नहीं होगा, लाइन के अगर बगल में देखोगे तो इंटेंसिटी बढ़ता हुआ, धीरे 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 बढ़ता हुआ, फिर पूरा सफेद, फिर घटता घटता, फिर एक लाइन, फिर बढ़ता हुआ पूरा सफेद, फिर घटता हुआ एक लाइन के जैसा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार का कुछ दिखेगा, ठीक है। तो यही तो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब बताओ ये खुद से भी बना के अब लिख पाओगे कि नहीं चूक, अगर भूल भी गए तो? हाँ सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अब पढ़िए डेफिनेशन को, एकदम आसान लगेगा। व्हेन टू लाइट वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग द सेम having zero or the constant phase difference traveling in the same direction में जा रहा है, सुपरपोज इच अदर, तो एक दूसरे को सुपरपोज, यही जो काला सफेद बन रहा है ना, वही है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द रीजन ऑफ द सुपरपोजिशन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, बिकमिंग द मैक्सिमम एट द सम पॉइंट एंड द मिनिमम एट द अदर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाके मतलब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, पहला चैप्टर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और उसमें यही डिफिनेशन सबसे पहले रट्टा मारना होता है, ठीक है। लेकिन वहां पे एक्सपेरिमेंट करने से ये चीज आसानी से आ गया और मैं तुम्हें काफी अच्छे से बता पाया। अब देखो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट आ गया, बस एक सेटअप मैंने दिखा रखा है। तो यहाँ पे वही डायग्राम है पहले वाला, ठीक है। ये देखो सारा सेटअप है, और ये जो ये जहाँ पे लाइनिंग की तरह दिखता है ना ऐसा, वो हो गया, उसको बोलेंगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब बोलोगे कि सर फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। और ये जो तुमने दिखाया गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये इसका मतलब
हाँ एक बात और मैं बताना चाहूँ, जितने भी ये स्क्रीन पे हमने ब्लैक ब्लैक कलर का छोटा छोटा रेक्टेंगल बनाया वो सारे डार्क नहीं है। ये सेंटर पे जो ये सेंटर पे ये देखो देखो हमने पूरा ये कर दिया, पिंक कर दिया उसको। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, मतलब यहाँ पे एकदम ब्राइट दिख रहा है, जबकि इसके सामने कोई लाइट सोर्स नहीं है। यहाँ से देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्राइट, उसके बाद फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब एक तो ये और एक ये, इसके बाद ये दूसरा दिख रहा है, ये गोला हमने लगाया देखो, ये वाला फिर से ब्राइट दिखेगा, इसके बाद बगल में फिर से डार्क फ्रिंज दिखेगा। कुछ समझ में आया इशू मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब बीच में एक हाँ सर। ब्राइट डार्क दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ ब्राइट, इस प्रकार का कुछ पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो ये सब पढ़ के समझ लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, अभी हम बता दिए काफी अच्छे से आ गया होगा। तो इसी को देखो ये स्क्रीन पे ये जो फ्रिंजेज है ना कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब राइट साइड वाले ये देखो सुपर पोजिशन ऑफ द वेव्स, तो ये वेव्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये दिखाया गया। मान लो कि ये मेन वाला निकला, ये जो मैंने डार्क डार्क कलर से दिखा, एक डार्क लाइन और एक डॉटेड लाइन। तो डार्क लाइन जो है वो तुम्हारा है मेन वाले का, ये देख रहे हो बहुत ओवरलैप हुआ है। यहाँ पे देखो S1 S2, तो ये देखो ये है सोर्स का, ये देखो ये देखो ऐसे प्रकार से जाता रहा। ठीक है, अब तो रास्ता इसका ब्लॉक हो गया। अब इधर से निकला तो फिर इसको देखो डॉटेड लाइन, फिर डार्क, फिर डॉटेड, फिर डार्क, इस प्रकार से ये सारे एक दूसरे पे कहीं ओवरलैप कर रहे हैं। इतने सारे पॉइंट्स को तुम मतलब किताबी भाषा में नहीं समझ सकते, इसको प्रैक्टिकली देखोगे तो ज्यादा अच्छा। आप बोलोगे कि सर बगल में क्या लिखा हुआ है, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बैक नहीं जा रहा है, क्या हो गया भाई? 20-30 बार क्लिक मार दिया। अभी जाने लगा। तो यहाँ पे है जो फ्रिंजेज है सुपरपोजिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यही बना है, मतलब इस पॉइंट पे, ये स्क्रीन पे यहाँ पे जो लाइट होगा उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। इस पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से। बोलोगे कि सर यहाँ पे क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डार्क बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे डार्क बन रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को, जैसे एक हो गया ट्रॉव, एक हो गया क्रेस्ट, एक हो गया ट्रॉव, एक हो गया क्रेस्ट, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार का। जहाँ पे डार्क लाइन बनेगा वहां पे ऐसा वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा ब्राइट बनेगा, ठीक है, ये देखो बीच में ब्राइट था ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा वाला सिचुएशन होगा। डबल लाइन से मैंने ब्राइट को दिखाया, सिंगल लाइन से डार्क को, ये वाला भी डार्क, ये वाला भी ब्राइट। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला भी डार्क। क्लियर हो रहा है चूंकि नहीं हो रहा है? एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहा है, क्रेस्ट और ट्रॉ, जैसे हमने यहाँ पे पीछे में बताया था ना। कहाँ हाँ गया सर। कहाँ गया? समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? ये हाँ देखो सर। डायग्राम से भी मैं बता रहा हूँ, डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो एक मान लो कि नीचे वाला, एक मान लो ऊपर वाला, कैसे ओवरलैपिंग किया है डायग्राम में। मतलब इस वाले पॉइंट पे देखो, ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट पे देखो, सब एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है। दो दो ये देखो, ये पॉइंट एक देखो, एक ये पॉइंट देखो, एक ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो। ठीक है, यहीं से तुम्हारा ब्लैक फ्रिंज बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार सारे दिखाया गया है। ये डायग्राम को बस देख लो कैसे बनाना है, उतना गौर से चेक नहीं करेगा बना पाओगे अगर आ गया एग्जाम में तो। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो नहीं पूछना चाहिए, पर ऐसे ही तुमने देखा होगा जब तुमने मैनुअल में मतलब से छापा होगा तो कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा ही था ना चूक? हाँ सर। ठीक है, अब इसके तुम कुछ चीज याद किए होंगे कि, एक सेकंड, बीच में कुछ मैं और बताना चाह रहा हूँ। इसका तो प्रूफ भी मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं और तुम्हें बताता हूँ, इसको तुम नोट कर लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बगल में, कहाँ गया? यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एक्सपेरिमेंट किया यंग्स ने, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट किया वो यंग्स ने किया, YOUNGS, यंग्स ने किया 1801 में किया। ठीक है, 1801 में, 1801 में थॉमस यंग्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंटली द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। ठीक है, इसने जो सोर्स लिया था, ये जो सोर्स हमने लिखा, सोर्स जो था वो मोनोक्रोमेटिक लाइट था, मोनोक्रोमेटिक, CHROMATIC लाइट। ठीक है, और इसके लिए इसने सोडियम वेपर लैंप का यूज किया, सोडियम वेपर लैंप। आप बोलोगे कि सर सोडियम वेपर लैंप कैसा होता है? यूट्यूब पे नहीं, तुम ऐसे गूगल पे सर्च मारोगे तो तुम्हें दिखा देगा। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा, वैसे तुम्हारे लैब में होगा तो देखे होगे। ठीक है, अब स्लिट विड्थ, ये जो एस स्लिट है ना, ये देख रहे हो एस स्लिट, इसका विड्थ कितना था? स्लिट विड्थ, ये पिंक कलर दिख रहा है, कलर चेंज करो आशीष? चूक, येलो कर दिया, येलो दिखेगा, सबसे बढ़िया येलो दिखता है।
स्लिट विड्थ जो है मतलब जो एस है वो अपना कितना था 1 mm वाइड, mm एन नहीं एम है, mm वाइड, इतना हमने यहाँ पे लिया। इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना अगर नहीं लिखना है तो। और जो S1 S2 स्लिट है, S1 एंड S2 स्लिट, ठीक है, ये कितना दूर है तो S1 एंड S2 फ्रॉम S से जो इसकी डिस्टेंस है मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर उसने लिया था। उसके बाद और क्या लिखना है, चल कलर चेंज कर देता हूँ सुंदर लगने के लिए, हट जा। उसके बाद सेपरेशन बिटवीन S1 एंड S2, सेपरेशन मैनुअल में तुमने ये सब चीज लिखा होगा, बिटवीन मैनुअल से देख के प्रैक्टिकल कॉपी में, बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में जो सेपरेशन लिया गया वो लिया गया तुम्हारा 2 mm का, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना स्मॉल डी, ये 2 mm है, ठीक है, 2 mm बहुत कम है। अब समझ लो कि यहाँ पे एक लाइन मारे और ये एकदम उसके बगल में ये जो है ना, ये देखो मैंने ग्रीन कलर से दिखा, ये 2 mm है स्मॉल डी, ठीक है। और विड्थ ऑफ द S1 एंड S2, S1 और S2 का जो विड्थ है वो जो कट लगाया वो थोड़ा ज्यादा मतलब विड्थ बहुत कम था उसके तुलना में, तो जैसे 1 था ये हो गया 0.3। बोलोगे कि सर लाइट जाएगा कैसे, लाइट जाता है भाई, यही तो डार्क, इसलिए तो डार्क रूम लिया गया, बाहर में तो दिखेगा ही नहीं। विड्थ ऑफ S1 एंड S2 अपने ब्लैक बोर्ड की तरह पूरा सब कुछ डार्क, कपड़ा भी तुम्हें डार्क पहन के जाना पड़ेगा उसमें, कॉपी नहीं ले जा सकते। 0.3 mm, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जो है, ऑब्जर्वेशन स्क्रीन जो था वो 2 मीटर था, ठीक है, फ्रॉम 2 स्लिट्स, फ्रॉम 2 स्लिट्स, मतलब ये कैपिटल डी की वैल्यू बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप होगा, समझ में आ गया। ये जो है ये है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये जो है ये 2 मीटर। ये सेटअप समझ में आ गया चूक या नहीं आया? हाँ इसका सर। फोटो खींचने ऐसा ही कुछ किए थे ना? सब एक्टिविटी में 2 ब्लेड को लिया था। क्या लिए थे? सब ब्लेड होता है ना रेजर वाला, उसको। अच्छा अच्छा, है रेजर ब्लेड लिया था, ये क्या कर दिया भाई, कौन सा एक्सपेरिमेंट अरे तुम कर सर लिए? मतलब जो वो सैलून में जो हेयर कट करते हैं वो उसमें जो डालते हैं वो वाला ब्लेड। तो उस ब्लेड से क्या पास कराए थे? सर वो ऐसा 2 ब्लेड लिया था, फिर उसको सेटअप करके उसके बीच से लाइट पास ऐसा कुछ कराया था। बट उल्लू बना दिया तेरे को, समझे? सोडियम लाइट था? हाँ सर उधर लिखा तो था। मैनुअल में ऐसा लिखा था ब्लेड वाला? नहीं सर डायग्राम में ब्लेड लिया था। ब्लेड से कट करना है ऐसा कुछ लिखा होगा भाई, क्या कर दिए तुम तो, उल्टा पुल्टा एक्सपेरिमेंट कर दिए। ऐसे कैसे दिखेगा, दिखा फ्रिंज दिखा था क्या? नहीं सर किया नहीं था, लैब मैनुअल में जो लिखा था वही लिख दिया, जैसे अच्छा अच्छा, सोडियम डायग्राम में क्लोराइड। ब्लेड लिया था, वो ब्लेड से कट लगाया होगा यहाँ पे, ब्लेड कैसे ले लेंगे? हमने जो बताया वो वाला सेटअप रखो दिमाग में, अभी सेट हो गया हमने जो जो बात बताया। हाँ सर। चलो ये रखना, वो गलत एक्सपेरिमेंट तुम कर लिए, मतलब जो उसमें पढ़े गलत तरीके से सोच लिए, लिखा सही भी हो सकता है। चलो अब हम इसको क्लोज करते हैं, सेव भी हो गया होगा वहां पे जाके, और अब हम इसको एक डेरिवेशन करते हैं इस पे। ये बोलिए नहीं करेंगे, लिखिए कंडीशन फॉर चूक नहीं किए हैं, ये डेरिवेशन ये किए हैं। किया तो था सर।
समझ में आया था आशीष? ग्रेस नहीं बोलेगा, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, डेरिवेशन करते हैं। जो आगे हमने स्लाइड्स में दिखाया था 2-4 फॉर्मूले थे, उसके बाद वो दिखाऊंगा फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे कॉपी में, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स मतलब आसान वाला चैप्टर सब में भी तुम्हें लोग को नहीं आया है, बैठे वो बात नहीं, हम तुम्हारे ही लिए हैं। देखो, सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू overhead sources S1 and S2, रिपीट कर रहा हूँ, सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू S1 and S2 and on the screen at any time t, on the screen at any टाइम t आर गिवन बाय, मान लिया कि हमने कि दो लाइट वेव्स है W1 एंड W2, पीछे मैंने डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा याद होगा तुम्हारे, और एक पी पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा था और उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था Y1 एंड Y2, वही चूक याद है, छोटा सा डायग्राम बनाए थे, एक पॉइंट पी पे दिखाए थे, होगा ना, बनाओ फिर से। हाँ सर। हाँ, तो कुछ वही है, पर उसी को मतलब थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, दो मतलब लाइट वेव्स ले लिया और इनका डिस्प्लेसमेंट जो है कोहेरेंट सोर्स S1 और S2 से एक पॉइंट P है, टाइम t लगा है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इक्वेशन से दिखा रहे हैं, वेव्स जो है हार्मोनिक नेचर के होंगे, मतलब y1 मान लिया पहले का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे का मान लिया y2, तो y1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a1 sin ओमेगा t, ठीक है, a1 sin ओमेगा t ऐसा मान लिया, और दूसरा वाला को हमने मान लिया a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ये जो फाई है फेज डिफरेंस, मतलब पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाई जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा, और ये जो है अपना फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, ठीक है वेयर, तो ये हमने, चलो इसको साइड कर दिया, y1 हो गया a1 sin ओमेगा टी और y2 जो हो जाएगा a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, पॉइंट P पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, कलर बदल बदल के लिखता हूँ, थोड़ा सुंदर लगेगा और पता भी चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, y1 क्या था अपना a1 sin ओमेगा टी, तो यहाँ पे लिख दिए a1 sin ओमेगा टी प्लस y2, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। हम तो डेरिवेशन के लिए ही जाने जाते हैं भाई, डेरिवेशन कैसा भी हम समझा देंगे, बात खत्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम मैथ अच्छा पढ़ाते हैं तुम्हें, फिजिक्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स इसकी भाषा, और मैथमेटिक्स तुमको हम इतने अच्छे से तुमको बता देंगे, आप फिजिक्स में भी वही है, तो इसलिए समझ में आ जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पे लगा दो साइन ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी लगा दो, ये वाला जगह देख रहे हो यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ए टू तो सब में लग जाएगा क्योंकि ए टू तो मल्टीप्लाई है सबके साथ, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू, ये जगह साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस, अरे यार ये फाइव थोड़ा 8 की तरह क्या बन गया, ए टू तो लगा ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ये बात आ गया समझ में। और यहाँ पे देखो इन दोनों में से ये पहले दो टर्म दिख रहा है, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, हम साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव, ठीक है, साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, अब बगल में क्या बच गया, ये तो वैसे ही है ए टू साइन फाइव और कॉस ओमेगा टी,
ठीक है, ये अपना आ जो रहा है ये y इक्वल टू आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तूफानी करेंगे, यहाँ पे कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करते हैं a1 प्लस a2 cos फाइव। ठीक है, इसको हमने पुट कर लिया a cos थीटा। ठीक है, थीटा भी बता रहे हैं क्या है, नीचे लिख रहा हूं मैं। और a2 sin फाइव, मतलब ये वाला चीज, ये वाला जो चीज है इसको भी हम पुट कर रहे हैं a2 sin फाइव इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस प्रकार का इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में भी हमारे पास आया था, ऐसे पुट किया था सॉल्व करने के लिए। तो इसको जब हम पुट कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन अपना कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये a1 प्लस a2 कॉस फाइव की जगह पे a cos थीटा, तो ये अपना हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, साइन ओमेगा टी तो रहेगा, साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाइव को हमने पुट किया ए साइन थीटा, और ये कॉस ओमेगा टी रहेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी। तो इसको अगर हम देखें गौर से, तो ये y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू क्या मिल गया, ये तो कॉमन है, एक को कॉमन निकाल लो, एक को कॉमन हमने निकाल लिया, तो हमने क्या मिल गया, साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस सॉरी साइन ए प्लस बी मिल गया। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये मिल गया। अब यहाँ पे थीटा क्या है ये मैं लिख देता हूँ ऊपर में, नहीं तो चलो पहले इसको लिख लो। और ये जो हमें y मिला ये रिजल्टेंट वेव मिला। ठीक है, और ये भी हार्मोनिक वेव मिला, हार्मोनिक नेचर के ये भी मिला। जैसे वेव 1 को और वेव 2 को हमने हार्मोनिक नेचर का मान रखा था, ये भी हार्मोनिक नेचर। लिख लिए क्या, नेक्स्ट चलें। यहाँ पे थोड़ा लास्ट में आशीष, सृजन, सृजन बोल रहा हूँ, क्या नाम है, कौशल, अभी अच्छे से आशीष, ग्रेस, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ सर। पर ये स्टेप 1 है, अभी और भी कुछ निकालने बाकी है, तो लिख लो आशीष, यहाँ पे लास्ट में लिख लो, यहाँ पे नहीं तो नीचे में लिख लो, रिजल्टेंट वेव इज आल्सो अ हार्मोनिक वेव, कैपिटल ए, हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड हार्मोनिक वेव by theta, and it leads first harmonic wave, LEAD leads first harmonic wave by phase angle। कब देखो यहाँ पे था साइन ओमेगा टी, यहाँ पे है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, लीड लैग पढ़े थे बचपन में। अब हम क्या करें, इक्वेशन 1 का और 2 का, ठीक है, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो सोच लो क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड, अगर ये देखो इक्वेशन 1, यहाँ पे देखो, ये देखो इसको बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, राइट साइड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 cos साइड में प्लस a2 sin फाइव का स्क्वायर। तो पहला वाला में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, राइट साइड में हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, कुछ इस प्रकार से। a1 a2 ब्ला, चलो अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 cos फाइव का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a2 sin फाइव का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इच्छुक बाबा, हाँ बोलो। लेफ्ट साइड में क्या किया हमने,
ए स्क्वायर हाँ कॉमन सर। ले लिया, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। राइट साइड में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a1 इंटू a2 कॉस 5, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब देखो यहाँ पे थोड़ा तूफानी करना पड़ेगा, तूफानी मतलब ये कि इसको और इसको एक साथ लिखेंगे और a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो मैं करके ही दिखा देता हूँ, ये हो गया a स्क्वायर और यहाँ पे ये वाला टर्म 1 हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5
एचूक सुन पा रहे हो? हेलो आशीष, कौशल, ग्रेस। एचूक कितने देर से आवाज कटा हुआ रुका हुआ था? सर बहुत पहले से सर, मैं एक बार लेफ्ट भी हो गया। ओ अच्छा, चलो अभी तो ठीक है ना? हाँ सर अभी ठीक है। फर्स्ट पेज समझ में आ गया था ना? फर्स्ट पेज हाँ सर, पहला वाला पेज जब खत्म हुआ तो आपने आज पेज स्टार्ट करते हुए ही रुक गए थे बोलना कुछ। हाँ, ये देखो अच्छा हुआ कि ये भागा नहीं। नेक्स्ट पेज मैं फिर से समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। यहाँ पे तुम ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में थोड़ा अच्छे से लिखना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, स्क्वायर किया ऐड किया तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अभी सुनाई दे रहा है ग्रेस? ठीक है, स्क्वायर कर दिया ऐड कर दिया तो कुछ प्रकार का लग गया। हाँ फिर हमने सर। क्या किया, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं समझा रहा हूँ, देखो लिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बन गया। इस जगह पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो कुछ इस प्रकार से बन गया ए स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2ab मतलब 2a1 a2 cos 5। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, देखो ग्रीन मार्क जो किया इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को एक जगह पे लिखा और a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो देखो a2 स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे देखो। ठीक है, बच क्या गया, ये वाला पार्ट बच गया, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे बच गया a1 स्क्वायर, तो देखो a1 स्क्वायर और इसको 1 पुट कर दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, फिर हमने इसको मतलब और भी सॉल्व किया तो ये हो गया और ये वाला जो टर्म था ये देखो बोला ये हो गया 1। ठीक है, तो क्या बचा a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। यहाँ तक सही है, इक्वेशन 3 आ गया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। उसके बाद वेव थ्योरी ये कहता है कि इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं पे मतलब ये लिख लिया, तो जब आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइड हटाएंगे तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया जाएगा, के ए स्क्वायर। इसी प्रकार आई वन इज इक्वल टू के ए वन का स्क्वायर, आई टू इज इक्वल टू के ए टू का स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। और पहले वाला जो इक्वेशन 3 था इसको हमने देखो यहाँ पे रीराइट किया और हमने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई के बोथ साइड ये लिखा है हमने, कैसे मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये वाला जगह समझ में नहीं आया, ये वाला जगह ठीक है, ये इक्वल टू ये है, अगर देखो तो a1 और a2 को हमने क्या लिख दिया, रूट a1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा a1 ही मिलेगा। यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कटेगा a1 ही मिलेगा। के से जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो के को दोनों रूट में घुसा दिया। ठीक है, तो रूट के वन के ही मिलेगा। ये बात आ गया समझ में? एचूक, ग्रेस, कौशल, आशीष। हाँ सर। तो जब आई इज हाँ इक्वल टू सर। के स्क्वायर है तो देखो के ए वन स्क्वायर को आई वन लिख दिया, के स्क्वायर को आई लिख दिया, के टू स्क्वायर को आई टू लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारा चीज लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 आई वन आई टू कॉस फाइव। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ बोल दीजिए अगर आ गया तो। हाँ सर आ गया। अब यहाँ पे ये वाला जो चीज तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 2 आई वन आई टू कॉस फाइव, ये जो है तुम्हारा इंटरफेरेंस टर्म है। यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो अगले पेज पे लिख देते हैं, कितना कंजेस्टेड करे। 2 रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ठीक है, ये जो है अपना ये है इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। ठीक है, यहाँ तक पूरा बढ़िया से आ गया समझ में? काटू इसको, क्लोज करूं, पहले वाले पेज का ले ली। हाँ बोलो। हाँ सर। 7 पीडीएफ पे, पीडीएफ ओपन, पेज नंबर खुल जा सिम सिम,
हाँ ये देखो, यहाँ पे थे, ये देखो, ये जितना भी हमने तुम्हें बताया ये सारे रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए, यही सब काम हमने वहां पे किया था। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 5 जो है अपना फेज डिफरेंस है। पूरा क्लियर हो गया? ठीक है ना? नेक्स्ट चले। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, i इज इक्वल टू आई प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू कॉस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया कि इफ इंटेंसिटी आर इक्वल, अगर इंटेंसिटी इक्वल होता है मतलब आई वन आई टू इक्वल है, मतलब आई नोट के बराबर है, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आई नोट कॉस स्क्वायर 5/2। बोलोगे कि सर ई कैसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा साइड में बता देते, अगर ये इक्वल है, इफ ये तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है यार, एक सेकंड रुको, हैंग मार गया। ये देखो I1 I2 अगर I नोट के बराबर है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं I इज इक्वल टू, पुट कर देते हैं, ये वाला इक्वेशन देख रहे हो, इसमें इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I नोट प्लस आई नोट, आई नोट प्लस आई नोट प्लस 2 आई नोट का स्क्वायर, 2 बार आई नोट हो जाएगा ना, I1 I2 दोनों आई नोट हो जाएगा, कॉस फाइव। ठीक है, कॉस फाइव हो जाएगा, कलर बदल देता हूँ वरना गीजा पिटी दिखेगा। ये हो जाएगा। फिर इसको हम और क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि 2 आई नोट प्लस आई नोट, 2 आई नोट प्लस ये हो जाएगा 2 आई नोट स्क्वायर, अंदर से जब बाहर निकलेगा तो आई नोट बन के बाहर निकलेगा आई नोट, और कॉस फाइव ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस फाइव को थोड़ा सा यहाँ पे, चलो पहले एक काम करते हैं, को कॉमन ले लो, 2 आई नोट कॉमन जब हम ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस फाइव मिलेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 आई नोट, 1 को 1 प्लस कॉस फाइव को लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर 5/2, 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो ये यहाँ से नहीं 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 ये नहीं, ये नहीं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1, हाँ ठीक है। तो अब देखो ये +1 से -1 कैंसल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/, मिलेगा i इक्वल टू, ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गया, ये एक 2 और है, ये तो देखो 2 आई नोट पहले से ही था, और ये ताकि देखिए यहाँ पे देखो +1 से -1 कट जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 5/2, हमने डायरेक्ट कॉस स्क्वायर 5/2 लिख दिया। यहाँ पे क्या करूं इसको, चलो यहाँ पे 2 घुसा देता हूँ, यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना छोटा डिस्प्ले है, देखो जरा लिखना है, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, बात समझ में आया, कैसे वो पता चल गया, चूक, ये देखिए आ गया, हाँ बोल दीजिए जल्दी से। हाँ सर। तो ये आ गया। उसके बाद देखो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, मतलब कलर बदल रहा हूँ, फिर लिखता हूँ, आई मैक्स कब होगा, अरे यार तू हट जा भाई, हाँ आई मैक्स कब होगा, जब cos थीटा 90 डिग्री हो जाए, cos 90 डिग्री अगर हो जाता है तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 0 1/2, sin 90 होता है 1, cos 90 हो जाएगा 0, तो 0, हाँ सही है, तो नहीं 0 कैसे होगा भाई, कितना डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, मतलब 1 होना चाहिए ना, ये वाला वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम होगा, ये वाला 1 होना चाहिए, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा क्या, कॉस का वैल्यू 1 कितना पे होता है, 90 डिग्री पे होता है ना इचुक, 90 डिग्री पे तो साइन का 1 होता है, कॉस का 1 कितना पे होता है, 0 डिग्री पे ना सर 0 पे होता है। तो 0 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो आई मैक्सिमम तभी होगा, मतलब जब कॉस स्क्वायर 5/2, मतलब जब फेज डिफरेंस एकदम 0 डिग्री, फेज डिफरेंस जब 0 डिग्री हो जाएगा तो ये वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा, तो ये 1 मिल जाएगा, तो 4 आई नोट मिलेगा, मतलब आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 आई नोट, ठीक है।
मतलब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 4i0 के जगह पे हम आई मैक्स लिख सकते हैं, आई मैक्स, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर 5/2, 5/2, मतलब 4i0 के जगह पे हमने आई मैक्स लिख दिया, आई मैक्स, ठीक है। और आई मैक्स जो अपना 4i0 के बराबर है, ठीक है। वेयर आई मैक्स इज इक्वल टू 4i0। कभी कभी आसान चीजें ना दिमाग में घुरियाने लगता है, एकदम इजी सी बात है। 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 30 45 60 90, तो 90 वाला 0 पे आ जाएगा, ठीक है। पर उल्टा दिमाग में बार बार साइन घुस जा रहा था। तो ये देखो, ये स्लाइड समझ में आ गया अच्छे से, हमने इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी बगल में अच्छे से दे दिया। आगे से हाँ बोल दीजिए जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला टॉपिक है, अच्छा एक क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 में पूछा गया, काफी मजेदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी कर लेंगे। इसके बाद हाँ, इसके बाद अपना टॉपिक बदल रहा है तो इसको अगले दिन पढ़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, बोला गया कि फाइंड द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, कलर चल रहा है, हाँ ठीक है। फाइंड द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन in the Young's double slit experiment where the interfering wave of the equal intensity have a path difference of λ/4 and λ/3। मतलब फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ऐसा एक फॉर्मूला तुम ये लिख लो यहाँ पे, डेल्टा फाई जो होगा ये हो जाएगा तुम्हारा 2π/λ इंटू डेल्टा पी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ये डेल्टा फाई जो है अपना, ये फेज डिफरेंस है, ये जो है फेज डिफरेंस है, बस काम बन जाएगा। और ये डेल्टा पी जो है ये अपना, ये पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। बोलोगे कि सर कैसे, तो देखो मान लो कि लैम्डा वेवलेंथ होता था 2π पे, बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे ग्राफ याद है बचपन में, ऐसे ये देखो ब्ला ब्ला, तो पाई और पाई 2π, तो ये तो होता था वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2π होता था ना, 2π पे लैम्डा, ठीक है। समझ में आ रहा है चूक मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 कितना हो जाएगा, तो 1 पे हो जाएगा तुम्हारा 2π/λ, ये 2π/λ हमने यहाँ लिखा, थोड़ा दिमाग से। फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। और ये पाथ डिफरेंस जो है ये तुम्हारा लेंथ है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ सुन सर। पा रहे हो? ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये लिख देंगे, और ये जो फेज डिफरेंस है अपना, ये अपना एंगल है, ये बात याद रखना। तो अब देखो पहला कंडीशन, पहला कंडीशन में हमें बोला है निकालने के लिए क्या है, ऊपर में देखो डबल स्लिट ब्ला 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 इक्वल इंटेंसिटी ऑफ द पाथ डिफरेंस, ये देखो पाथ डिफरेंस इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो ये देखो पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमें इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस मीन्स डेल्टा फाई, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई हो जाएगा मतलब 2π/λ तो पहले से ही है, उसमें इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें पुट करते हैं तो 2π/λ। अब पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा पी क्या है, पाथ डिफरेंस कितना है, π/4, तो π/4 यहाँ पे पुट कर देते हैं। π/4 आशीष समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? π/4 नहीं, सॉरी λ/4 मैंने गलत लिख दिया, λ/4 दिया हुआ है। तुम बोलते भी नहीं हो यार, हम गलत लिख देते तो तुम भी लिख देते हो। तो लैम्डा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 5/4 मैं बोलने वाला था मगर आपने पहले ही बोल दिया। अच्छा π/2 क्या हो जाएगा, π/2। अब हम इसका इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए क्या था फॉर्मूला, 4i0 का स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला का तो यूज अब है, पर इससे पहले हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर 5/2, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4i0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 4, तो ये अपना क्या हो जाएगा 4i0 का स्क्वायर
और cos स्क्वायर पाई बाय 4, तो cos पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है ये इंक, या दूसरे कलर से लिखूं? मेरे आंखों में तो ज्यादा ही रिफ्लेक्शन कुछ मार रहा है, ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल। तो ये देखो नीचे में बन जाएगा √2 का स्क्वायर 4 बन, मतलब √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 के साथ ये 4 कटेगा तो बन जाएगा 2, तो 2 आई नोट का 2 आई नोट हो जाएगा, 2 आई नोट। ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे स्क्वायर हमने लगा दिया, गलती कर दिया पे। ये मैंने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, रुको मैं मिटा तो सकता नहीं, पर रुको काला कलर चला देता हूँ इसके ऊपर। आई नोट का स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला दिया, देखा नहीं ये। हाँ तो ये 4 आई नोट ऐसा ही था ना आशीष? इस पे काला कलर चला देता हूँ, क्योंकि इसमें इरेजर सिस्टम नहीं है पीडीएफ पे लिखने के टाइम पे। हो गया आंसर? 2 आई नोट आंसर पहला केस में। केस नंबर फिर क्या होगा उसके, क्या होता है? चलो सेकंड में बोला गया है कि भाई पाथ डिफरेंस 3 है, तो देखिए ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू, हम बोला कि 2 पाई बाय लैम्डा है, तो 2 पाई बाय लैम्डा। अब पाथ डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा पी का वैल्यू लैम्डा बाय 3, ये देखिए लैम्डा बाय 3, तो लैम्डा बाय 3, लैम्डा से लैम्डा नानी का कर गया, तो हो गया 2 पाई बाय 3। क्या हो गया? 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन प्री बोर्ड सब में आया था कुछ या नहीं आया था? सर आया पिछले था प्री सर। बोर्ड में ऐसा कुछ, मतलब इस फॉर्मूला को लेके तो शायद नहीं आया था। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिएगा पेपर 2017 का, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया, और ये जो है ना ये हाँ सर, एंगल जब है, ये पूछा तो एमसीक्यू आया था सर। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 आई नोट का आई नोट इंटू जो होगा cos पाई बाय 3 हो जाएगा तुम्हारा 1/2 sin पाई बाय 6 के पाई बाय क्या बोलते हैं यार, मतलब पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, ठीक है। डिग्री के बराबर तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। आई नोट 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये मतलब लाइट नहीं है ना कलर, पूरा हार्ड हो जाता है। ये हो जाएगा आई नोट आंसर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, मजा आ जाएगा आपको इसको करके। एक क्वेश्चन और है जो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कर लीजिए इसको। ये रहा, ये भी कर पाएंगे, यहाँ पे पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, हो पाएगा ना? दिमाग लगाइए, नहीं होगा तो हम बता देंगे। सेम ही है पहले वाले की जैसा, हो जाएगा, ठीक हाँ है। सर। हाँ सर। मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास, जय हिंद।